subscribe our channel and press the bell icon and never miss any update. दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस प्यारे YouTube चैनल पर। वीडियो में कक्षा 10वीं के सभी छात्रों के लिए उनके आने वाले बोर्ड एग्जाम हेतु साइंस से 40 ऐसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर बताने जा रहा हूं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए संभावित किए गए हैं। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ जो बेल आइकन दिखेगी उसमें ऑल नोटिफिकेशन का बटन दबाकर ज़रूर रखिए ताकि आपको हर एक आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन ऐसे ही मिलती रहेगी। सबसे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। तो मैंने आपको बार बार बताया हूँ कि जो भी डॉक्टर है वो मरीज अर्थात पेशेंट के नाक, कान, आँख और दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए जिस दर्पण का उपयोग करता है वो है अवतल दर्पण, क्योंकि अवतल दर्पण में किसी भी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है, तो इसीलिए अवतल दर्पण का उपयोग डॉक्टर जो है करते हैं। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक है। दोस्तों जो पिछली वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड करवाया हूं उसमें बताया था कि विद्युत विभवांतर अर्थात पोटेंशियल डिफरेंस का जो एसआई यूनिट है, एसआई मात्रक, वो क्या है। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मैंने आपको बार बार बताया हूँ। कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन के साथ आप आंसर जो है कमेंट कीजिए और वहाँ पर अगर आंसर कमेंट करते हैं तो मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तीसरा क्वेश्चन देख सकते हैं, शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप किस लेंस का उपयोग करना पसंद करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए जिस लेंस का प्रयोग किया जाएगा तो आपको ये याद रखना होगा, जब आप लेंस पढ़ेंगे तो आपको पता होगा कि स्पष्ट दर्शन की जो न्यूनतम दूरी होती है, अर्थात कम से कम कितनी दूर तक की वस्तु को हम साफ साफ देख सकते हैं, तो आपको पता होगा कि 25 सेंटीमीटर होती है। अर्थात 25 सेंटीमीटर दूर अगर कोई वस्तु है तो उसे हम साफ साफ देख सकते हैं। अगर इससे नज़दीक आता है तो फिर आँख उसे साफ साफ नहीं देख पाती है, अगर आँख अच्छा भी है फिर भी। तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 सेंटीमीटर वाला ऑप्शन तो गलत ही हो जाएगा, अर्थात 25 से ज़्यादा ही सेंटीमीटर का हमें लेंस लेना होगा। अब बात आई कि हमें अवतल लेंस का उपयोग करना होगा या उत्तल लेंस का उपयोग करना होगा। तो यहाँ पे दिया छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए, तो आपको पता होगा छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए अर्थात नज़दीकी हो गया, तो छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि उसका साफ प्रतिबिंब उत्तल लेंस में बन पाता है और वस्तु से बड़ा बनता है। दर्पण और लेंस एक दूसरे का विपरीत होता है, तो यहाँ लेंस की बात आएगी तो उत्तल लेंस होगा, दर्पण की बात आएगी तो अवतल दर्पण होगी। तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से इसका आंसर देखिए, ए में भी है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस और सी में भी है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं करना है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे ए भी आंसर हो सकता है और सी भी आंसर हो सकता है, लेकिन बी या डी नहीं होगा, क्योंकि ए और सी समान ही है, तो कोई एक आंसर होगा। आपके 4 ऑप्शंस में से कोई एक ही ऑप्शंस दिए रहेंगे। चौथा क्वेश्चन देख सकते हैं कि एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। कहता है कि एक अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का मतलब वस्तु होता है, तो वस्तु का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की ज़रूरत है। देखिए, दर्पण की फोकस दूरी अगर आपको मापना है कि कितनी फोकस दूरी दर्पण में ली गई है, तो इसके लिए देखिए दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी को भी आप माप सकते हैं। दर्पण और पर्दा के बीच की दूरी क्या है ये आप माप के भी बता सकते हैं कि उसकी फोकस दूरी क्या होगी, या फिर दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी को भी माप के आप बता सकते हैं कि दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। क और ख दोनों तरह से जो है आप दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित कर सकते हैं। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है कि किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोक्सी लेंस, देखिए द्विफोक्सी लेंस को हम कहते हैं बाईफोकल लेंस, तो लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है अर्थात दूर किया जाता है। तो आपको पता होगा जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष क्या होता है, जिसमें हमें निकट की वस्तु भी साफ साफ नहीं दिख पाती है और दूर की वस्तु भी साफ साफ नहीं दिख पाती है, तो उस तरह के दोष को हम जरा दृष्टि दोष कहते हैं, जिसे जरा दूर दृष्टिता भी कहते हैं। तो इसका आंसर सी होगा कि जरा दूर दृष्टिता को दूर करने के लिए अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से मिलकर जो द्विफोक्सी लेंस बना होता है उसका प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पे एक और अगर दिया है तो मैं आपको बता ही देता हूँ, निकट दृष्टि दोष होता क्या है। निकट दृष्टि दोष का मतलब ये होता है कि निकट की वस्तु साफ साफ दिखेगी और दूर की वस्तु साफ साफ नहीं दिखेगी, तो इसे दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अब है दीर्घ दृष्टि दोष। दीर्घ दृष्टि दोष का मतलब होता है कि दूर की वस्तु तो साफ साफ दिखेगी लेकिन निकट की वस्तु साफ साफ नहीं दिखेगी, तो उसे दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो इसे भी आप याद रखेंगे। छठा क्वेश्चन देख सकते हैं,
पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? तो पुतली के साइज को जो नियंत्रित करता है वो परितालिका करता है। ये बायो से क्वेश्चन लिया गया है, तो आप इसे याद रखेंगे। परितालिका जो है वो पुतली के साइज को जो है नियंत्रित करता है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो और इसी प्रकार की वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ आप कमेंट करें, ताकि मैं समझ पाऊँ कि आप लोग वीडियो देखते हैं तो उसका रिस्पॉन्स करते हैं। 7वां क्वेश्चन है कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? देखिए यहाँ पे दिया गया है अपसारी लेंस, तो आप याद रखेंगे अवतल लेंस जो होता है, अवतल लेंस उसे हम अपसारी लेंस कहते हैं, और उत्तल लेंस जो होता है, उत्तल लेंस उसे कहते हैं अभिसारी लेंस। याद आप रखेंगे अवतल, अपसारी, उत्तल, अभिसारी। अब आपको पता भी होगा अपसारी क्या होता है? तो अपसारी होता है किसी एक बिंदु स्रोत से लाइट निकल के जो है फैल जाती है, तो उसे हम कहते हैं अपसारी। और अभिसारी क्या होता है कि लाइट जो है आके एक बिंदु पे जो है एकत्रित हो जाती है, तो इसे ही हम कहते हैं अभिसारी। तो जब उत्तल लेंस का प्रतिबिंब बनता है तो ऐसे ही होता है, और अवतल लेंस का प्रतिबिंब क्या होता है? आभासी होता है, अर्थात प्रतीत होता है। तो इस तरह का उसमें प्रतिबिंब आता है। तो इसीलिए अपसारी लेंस किसको कहा जाता है? तो अवतल लेंस को, और अभिसारी लेंस अगर पूछा जाए तब उत्तल लेंस होगा। तो फिलहाल इसका आंसर ए हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन जो है, लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का pH मान है। देखिए Na2CO3 दे दिया है लवण, और लवण जो होता है वो क्षारीय होता है। क्षारीय कहने का मतलब लवण आपको पता है नमक का टेस्ट जो होता है थोड़ा क्षारीय होता है, अर्थात कड़वापन होता है। तो आपको पता होगा कि लवण क्षार में आ जाता है, और क्षार का pH मान जो होता है वो 7 से अधिक होता है। अगर यही अम्ल रहता है, अर्थात स्वाद में जो खट्टा होता है उसका pH मान 7 से कम होता है। तो आप ये याद रखेंगे। फिलहाल यहाँ पे लवण है तो लवण का pH मान 7 से अधिक हो जाएगा, उसमें भी Na2CO3 जो क्षारीय के रूप का होता है, तो इसका आंसर ए होगा। फिर 9 नंबर क्वेश्चन है कि बॉक्साइट किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है? तो आप याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है, इसका आंसर ए हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन है कि एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? तो एसिटिक अम्ल का जो IUPAC नेम है वो एथेनोइक अम्ल है, एथेनोइक अम्ल। तो आप पढ़े होंगे मिथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, इस तरह से केमिस्ट्री में पढ़े होंगे। तो यहाँ पे देखिए एसिटिक है, इसका मतलब है कार्बन की संख्या जो ली गई होगी वो मिथ, ईथ 2 ली गई होगी, एथ है तो 2 ली होगी, और कार्बन के 2 परमाणुओं से कौन सा बनेगा? यही अम्ल बनेगा, एथेनोइक अम्ल। तो इसका आंसर बी होगा। सिंपल कॉन्सेप्ट लगा के भी आप आंसर सही कर सकते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है कि प्रोपेनोन में उपस्थित प्रकार्यात्मक समूह है। देखिए प्रोपेनोन है, आपको पता होगा मिथ, इथ, प्रोप, तो प्रोप क्या हो जाएगा? C3H7OH होगा, ठीक है। यहाँ पे प्रोपेनोन है, यहाँ पे कीटोनिक ग्रुप है। अगर अल्कोहल ग्रुप होता तब OH होता। तो देखिए नोन है तो आपको पता होगा कीटोनिक ग्रुप का ही हो जाएगा, कीटोन ग्रुप का। तो कीटोन का आंसर आपको पता होगा ए जो है CO को ही हम कीटोनिक ग्रुप कहते हैं, तो CO यहाँ पे ए में है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। तो ये जो है CO के प्रकार्यात्मक समूह में प्रोपेनोन जो है उपस्थित है, इसका आंसर ए होगा। और कुछ और जानकारी ले लीजिए। ये देखिए ये COOH है, COOH अगर पूछा जाए कि कौन सा समूह है तो ये जो है कार्बोक्सिलिक अम्ल है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है। यहाँ पे CHO दिया गया है तो इसको हम एल्डिहाइड कहते हैं, CHO अगर कहीं मिल जाए तो ये एल्डिहाइड होता है। और OH है तो OH को हम एल्कोहल कहते हैं, एल्कोहल ग्रुप से आता है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन है कि किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस, देखिए आपको पता होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो यूज़ किया जाता है जब मनुष्य का या किसी भी प्राणी का हड्डी टूट जाता है तो उसको जोड़ने के लिए जो प्लास्टर लगाया जाता है, आपको पता होगा बैंडेज किया जाता है, तो उसमें पाउडर का यूज़ किया जाता है, वही प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। जो किससे प्राप्त किया जाता है? तो आप याद रखेंगे जिप्सम से इसे प्राप्त किया जाता है, तो इसका आंसर डी होगा, जिप्सम। 13 नंबर क्वेश्चन है कि लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? आपको पता होगा लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए जस्ता का लेप चढ़ाया जाता है, जस्ता को ही हम जिंक कहते हैं, ZN इसका जो है अनुसूत्र होता है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, जिंक। फिर 14 नंबर क्वेश्चन है कि Na2SO2 जो एक्वस है, BaCl2 ये भी एक्वस है, BaSO4 ये सॉलिड है, सॉलिड अर्थात ठोस है, और 2NaCl ये भी एक्वस है अर्थात जलीय विलयन है। तो कहते हैं उपर्युक्त रासायनिक समीकरण अभिक्रिया है। तो आप देखिए यहाँ पे Na2SO2 है और BaCl2 है। यहाँ देखिए Ba क्या है, यहाँ पे Ba देखिए BaSO2 के साथ आ गया है, और Na जो है ये Cl के साथ आ गया है। तो देखिए दोनों एक दूसरे में फेरबदल कर रहा है, अर्थात जो यौगिक का परमाणु है ये दोनों जो है फेरबदल कर रहा है। जब एक ही बदलता, एक ही कहीं प्रतिस्थापित होता है या विस्थापित होता तब एकल विस्थापन हो जाता है, लेकिन यहाँ पे दोनों कर रहा है तो द्विविस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। तो इसका आंसर
ए होगा। इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं। इसी को इंग्लिश में कहा जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका आंसर ए होगा। 15 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है। देखिए निम्नलिखित में से पूछा जा रहा है कौन सा बुझा हुआ चूना है, तो आपको पता होगा CaOH2 को ही हम शुष्क चूना या बुझा हुआ चूना कहते हैं। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, बुझा हुआ चूना। इसी का प्रयोग जो है दीवार को रंगने के रूप में किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा CaOH2। और CaO है ये कैल्शियम ऑक्साइड है, जिसे आप कली चूना भी कहते हैं। तो याद रखेंगे CaCO3 को संगमरमर कहते हैं, तो ये भी आप याद रखेंगे। तो संगमरमर का अगर रासायनिक सूत्र पूछा जाए तो CaCO3, बुझा चूना का पूछा जाए तो CaOH2 और कली चूना का CaO होता है। तो ये आप याद रखेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायी है। तो देखिए पत्तियों के मुरझाने के लिए जो पादप हार्मोन उत्तरदायी होता है वो है एब्सिसिक अम्ल। इसका आंसर सी हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में देखा जाता है। तो कोशिका के ऊर्जा मुद्रा के रूप में जो देखा जाता है वो है ATP। इसका आंसर ए हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है हृदय से रक्त, अर्थात रक्त को ही हम रुधिर कहते हैं, जिसे आप खून कहते हैं, को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। कहते हैं हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, किसके द्वारा, तो ये निलय के द्वारा पंप किया जाता है। पंप का मतलब होता है पूरे शरीर में पहुंचाना। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, निलय द्वारा जो है हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। फिर 19 नंबर प्रश्न देख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है कि पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है। तो आपको पता होगा पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उसको हम रंध्र कहते हैं। तो गैस का जो आदान प्रदान होता है पत्तियों में वो रंध्र के द्वारा होता है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। फिर दिया गया है पादप में, पादप का मतलब होता है पौधों, तो पौधों में जाइलम उत्तरदायी है। जाइलम जो होता है वो किसके लिए उत्तरदायी होता है, तो आपको पता होगा जो जड़ से जो वाटर लेते हैं पादप, जैसे पौधे जड़ों से पानी लेते हैं तो कैसे लेते हैं, जाइलम के द्वारा। तो जाइलम जो उत्तरदायी है वो जल के वहन के लिए, अर्थात जल को जो है पूरे वृक्ष में पहुंचाता है, वृक्ष के अलग अलग पार्ट्स तक पहुंचाता है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, जल के वहन के लिए जो है पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है। फिर 21 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस विलियन को नीला कर सकता है। तो देखिए लाल लिटमस विलियन को जो नीला कर सकता है वो हाइड्रोक्साइड आयन होता है। तो हाइड्रोक्साइड आयन को हम क्या लिखते हैं, OH-। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। आप लोग याद रखेंगे और किसका कितना आंसर सही होता है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुण धर्म क्या है। तो देखिए अभी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें तत्वों का गुणधर्म किस तरह से उसे सजाया गया है, जो मेटल्स हैं उसमें जितने भी परमाणु हैं उसे किस तरह से सजाया गया है। तो परमाणु संख्या का आवर्त फलन है वो अभी जो है एटॉमिक नंबर के अनुसार जो है उसको सजाया गया है, जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसे। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है कि अष्टक सिद्धांत को किसने स्थापित किया। तो आपको पता होगा न्यूलैंड्स एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने अष्टक सिद्धांत को स्थापित किए थे। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, न्यूलैंड्स। 24 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। देखिए विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को जो बनाया जाता है वो एनोड बनाया जाता है। इसका आंसर ए हो जाएगा, एनोड। 25 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है। तो मैंने आपको बताया था दीवारों को सफेदी करने के लिए, अर्थात जब आप कोई पर्व होता है तो उस पर्व में आप दीवार का जो है रंगाई करते हैं, जो मिट्टी का दीवार होता है या कोई भी दीवार हो जिसमें आप सफेदी करते हैं चूना के रूप में, तो सफेदी करने के लिए जो प्रयोग किया जाता है वो शुष्क चूना, जिसे बुझा चूना का मैंने आपको बताया था CaOH2, तो इसी का प्रयोग किया जाता है। इसे भाखड़ा चूना भी कहते हैं। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। फिर देख सकते हैं 26 नंबर क्वेश्चन, लघुपथन, जिसको हम इंग्लिश में शॉर्ट सर्किट कहते हैं। जैसे भी कोई विद्युत परिपथ होता है और कहते हैं कि लाइट कटने की वजह है कि शॉर्ट सर्किट हो गया, तार जो है उसमें शॉर्ट लग गया, तो यही है लघुपथन। लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है, तो बहुत अधिक बढ़ जाता है। अर्थात विद्युत धारा का मान जब बहुत अधिक बढ़ जाता है किसी भी परिपथ में तो क्या होता है, शॉर्ट सर्किट होता है। तो यहाँ पे याद रखेंगे कि लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे रट लेंगे, सी इसका आंसर होगा। 27 नंबर क्वेश्चन है कि पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण, पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी। तो आप याद रखेंगे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस कंडीशन में जो होगी ऊपर मुखी होगी, अर्थात ऊपर की ओर होगी। आप पढ़े होंगे जो हैंड्स के सहायता से क्या जाता है, हाथों की सहायता से अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा, तो इसमें आप पढ़ेंगे नियम, तो मैं आपको बताऊंगा जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा तो उसमें बताऊंगा। फिलहाल इसका आंसर ए होगा, ऊपर मुखी। 28 नंबर क्वेश्चन है कि तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। कहता है कि तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली है
जो किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है, इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के बाद परिवर्तन होता है। आप पढ़े होंगे, विद्युत जनित्र पढ़े होंगे या फिर मोटर पढ़े होंगे, तो उसमें पढ़े होंगे कि हाफ साइकिल अर्थात आधे साइकिल के बाद क्या होता है, विद्युत धारा की दिशा बदल जाती है, तो इसीलिए उसमें ब्रश लगाया जाता है। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि जब भी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की बात आए तो उसमें आप याद रखेंगे कि आधे साइकिल के बाद अर्थात आधे परिभ्रमण के बाद विद्युत धारा की दिशा जो होती है वो बदल जाते हैं, चाहे वो विद्युत मोटर हो या फिर विद्युत जनित्र हो, जिसे आप जनरेटर कहते हैं। तो इसीलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है कि किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो क्या होता है, तो इसके सिरे की ओर जाने पर क्या होता है, वो घटता है। सिरे कहने का मतलब अगर मान लीजिए कोई परिनालिका है, ये मान लीजिए इस पे परिनालिका है और परिनालिका में कहता है चुंबकीय क्षेत्र, तो जैसे जैसे सिरे की ओर जाएंगे ऐसे ऐसे होता है, सिरे की ओर जाएंगे तो वहाँ पे जो है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, वो घटता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है कि सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है। आप देखिए, आपको पता होगा कि सौर कुकर अर्थात सूर्य से जिसमें खाना बनता है, जिस कुकर में सूर्य के प्रकाश के द्वारा खाना बन सकता है उसे सौर कुकर कहते हैं। तो वो उसमें कहता है कौन से दर्पण का उपयुक्त होता है, तो उसमें जो है अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, अवतल दर्पण। 31 नंबर प्रश्न है कि चिपको आंदोलन, आपने जो है आर्ट्स पेपर में भी पढ़ा होगा चिपको आंदोलन हिस्ट्री में, तो उसमें आप पढ़े होंगे कि चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य किसको संरक्षित करना था। तो आपको पता होगा चिपको आंदोलन जो है उसमें वृक्षों को संरक्षित करने के लिए ये आंदोलन हुआ था, जिसका नेतृत्व जो कर रहे थे सुंदरलाल बहुगुणा कर रहे थे। तो इसका आंसर हो जाएगा वृक्षों को संरक्षित करने के लिए अर्थात वृक्षों को बचाने के लिए सभी लोग जो है वृक्षों से जो है चारों ओर लिपट जाते थे ताकि वृक्षों को काट ना पाए। तो चिपको आंदोलन जो है वृक्षों को संरक्षित करने के लिए हुआ था, ये इसका आंसर होगा। फिर दूसरा क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। यहाँ पे है कि जड़ का अधोगामी वृद्धि है, जड़ का जो अधोगामी वृद्धि है वो गुरुत्वानुवर्तन है। इसका आंसर भी हो जाएगा गुरुत्वानुवर्तन। 33 नंबर प्रश्न देख सकते हैं, ये सभी बायो से लिया गया है। पॉन्स, मेंडुला और अनुमस्तिष्क जो है ये क्या है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि पॉन्स, मेंडुला और अनुमस्तिष्क जो है ये किसका भाग है, तो ये आप याद रखेंगे कि अग्र मस्तिष्क का हिस्सा है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, अग्र मस्तिष्क का हिस्सा क्या है, पॉन्स, मेंडुला और अनुमस्तिष्क। तो इसका आंसर हो जाएगा अग्र मस्तिष्क का हिस्सा है। फिर 34 नंबर प्रश्न देख सकते हैं कि निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है, निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है। तो देखिए, अनैच्छिक क्रिया जो नहीं है वो एक चबाना है, जो अनैच्छिक नहीं होता है वो इच्छा के अनुसार ही हम चबा सकते हैं। लेकिन देखिए, लार आना क्या है, ये अनैच्छिक क्रिया है। अगर नहीं भी हम चाहें तो लार आना का मतलब होता है मुंह में पानी आना, किसी भी चीज़ को देखकर। जैसे हम इमली देखते हैं तो इमली देखते ही मुंह में क्या आता है, पानी आ जाता है। तो ये हम ऐसा नहीं है कि हम लाते हैं तब आता है, ये अपने आप स्वेच्छापूर्वक आ जाता है, अपने आप आता है। हृदय का धड़कना हम इसे नहीं रोक सकते हैं, ये ऑटोमेटिकली धड़कता रहता है। वमन, ये सभी जो है अपने आप होता है। अनैच्छिक क्रिया नहीं है, इसका मतलब क्या है कि चबाना, जब तक हम नहीं चबाएंगे, दांत को नहीं चलाएंगे तब तक नहीं चबा सकते। तो ये अपने अनुसार होता है। तो इसका आंसर बी होगा। फिर 35 नंबर क्वेश्चन है कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। देखिए, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा किस में होता है, तो ये यीस्ट में होता है। मैंने आपको बार बार बताया हूँ कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा, मुकुलन का मतलब होता है फर्टिलाइजेशन, तो ये किस में होता है, तो यीस्ट में होता है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। फिर यहाँ पे दिया गया है शुक्राणु का निर्माण होता है। देखिए, शुक्राणु का निर्माण आपको पता होगा कि पुरुषों में जो लिंग होता है उसमें वृषण पाया जाता है, जिसे शिश्न इंग्लिश में कहते हैं। तो वृषण में ही शुक्राणु का निर्माण होता है। और जब महिला से किसी भी तरह का जो है शारीरिक संबंध होता है तो यही जो है वृषण के माध्यम से शुक्राणु का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, वृषण में। शुक्राणु का निर्माण जो होता है वो वृषण में होता है। 37 नंबर प्रश्न है कि पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है। तो देखिए, पुष्प का जो अंडाशय भाग होता है, आपको पता होगा अंडा से ही, जैसे कोई भी अगर पक्षी की बात करें या फिर जीव जंतु की बात करें तो जो अंडा देती है तो अंडा से ही क्या होता है, बच्चों का निर्माण होता है। उसी प्रकार पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है, तो अंडाशय जो है, पुष्प का अंडाशय जो होता है वही जो है फल बनता है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। फिर 38 नंबर क्वेश्चन है कि लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। तो देखिए, आपको पता होगा लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा, सबसे पहले आप याद रखिए कि गुणसूत्र कितने होते हैं मनुष्यों में, प्रत्येक कोशिका में 23 जोड़ी होता है। 23 जोड़ी मतलब 46 हो जाएगा, क्योंकि एक जोड़ी में 2 ठो होता है। आपको पता होगा एक जोड़ा बराबर 2, तो 46 गुणसूत्र होते हैं। इसमें कहने का मतलब 23 जोड़ी में कि पूर्ण जोड़ा जो होता है वो स्त्री में पाया जाता है, क्योंकि स्त्री में XX ही गुणसूत्र पाया जाता है। 23 जोड़ी गुणसूत्र जो होता है वो XX ही होता है। लेकिन पुरुष में क्या होता है, 22 जोड़ी तो XX होता है
22 जोड़ी XX होता है और जो लास्ट 23वां जोड़ी होता है वो XY होता है। इसीलिए बच्चों का जन्म जो है वो लड़का होगा या लड़की होगा ये डिपेंड करता है पुरुष के ऊपर। जो पुरुष का कौन सा गुणसूत्र जो है वो स्त्रियों के साथ जो है आपस में निषेचित होता है, तो इसके लिए उत्तरदायी जो होते हैं वो पुरुष होते हैं। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। यहाँ पे इसका आंसर बी होगा, क्योंकि पूछा जा रहा है लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है, तो पूर्ण जोड़ा स्त्री में पाया जाता है और अपूर्ण जोड़ा अर्थात अलग जो होता है जो 23वां जोड़ी वो पुरुष में होता है। तो फिलहाल इस 38 का आंसर बी हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कहते हैं कि मानव शरीर के किसी सामान्य कोशिका में गुणसूत्रों के कितने युग्म, युग्म का मतलब होता है जोड़ा, कितने युग्म होते हैं। मैंने आपको अभी बताया कि 23 जोड़ा गुणसूत्र पाया जाता है मानव शरीर के किसी सामान्य कोशिका में। गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो 23 जोड़ी होती है, 23 युग्म भी आप कह सकते हैं। और टोटल संख्या पूछा जाए तो 46 होगा। यहाँ पे कन्फ्यूजन करने के लिए दिया है, जब युग्म दे दिया जाए तो 23 युग्म होगा, लेकिन अगर संख्या पूछा जाए तो 46 होगा। तो फिलहाल इसका आंसर सी होगा। और लास्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे दिया गया कि निम्न में कौन से समूहों में केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ है। कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा है जो जैव निम्नीकरण पदार्थ है। तो इसका आंसर जो होगा वो आपका यहाँ पे ए हो जाएगा, घास, पुष्प तथा चमड़ा। निम्न में कौन से समूहों में केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, घास, पुष्प तथा चमड़ा जो है वो जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है, अर्थात जीवित वस्तुओं से प्राप्त जो है पदार्थ है। तो इसका आंसर जो है ए हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं आपको फिर से रिपीट करना चाहूँगा। यहाँ पे आप 33 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। यहाँ पे शायद मैंने ये आंसर बता दिया है, बट मैं आपको बता दूँ पोन्स मेंडुला और अनुमस्तिष्क जो है वो पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है। ये मैं आपको चूँकि बिना रुके हुए बता रहा था तो उसमें मिस्टेक हो गया होगा, मुझे अभी याद आ गया है। 33 में जो है पोन्स मेंडुला और अनुमस्तिष्क जो है वो पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है, तो इसे आप सही कर लेंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए, और प्लीज़ इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक शेयर भी कीजिए ताकि उनकी भी तैयारी हो सके। मिलते हैं नए वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए लेते हैं अलविदा।